अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, लिबरलाइजेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। तो जैसा कि आपको फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पीछे पता चल गया। अब लिबरलाइजेशन मींस क्या होता है कि मैंने मतलब कि इन सारी चीज़ों पे, ट्रेड पे, व्यापार पे और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस कम लगाना। ठीक है, ये सारा चीज़ बताता है कि उसके ऊपर जो है लेस स्ट्रिक्ट करना, उस पर रोक टोक कम लगाना। तो उससे क्या होगा, वो लिबरलाइज होगा, रिलैक्स होगा। इसको अगर ब्रॉड टर्म में समझा जाए कि ये क्या है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ें करना जिसमें लॉ, सिस्टम, ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जो है वो उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना। ठीक है, जो कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको कम करना, हटाना, ये कहलाता है हमारा लिबरलाइजेशन। मीन्स सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, लिबरलाइज कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइना टॉयज़ इन इंडिया। चलिए हम पहले जो एग्जाम्पल देखे थे इम्पोर्ट ऑफ चाइना टॉयज़ इन इंडिया, वो फिर से इस पर ध्यान देते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। आप ये सपोज करो, सोचो कि अगर गवर्नमेंट जो है वो उस इम्पोर्ट ऑफ टॉय पे, मीन्स टॉयज़ को इंडिया के अंदर मंगाने पे टैक्स लगा देती। ठीक है, टैक्स लगा देती, कर लगा देती, तो व्हाट वुड हैपन, तो क्या होता, दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। जो भी ये चाहता कि वो टॉयज़ को मंगाए, बाहर के देशों से, चाइना से मंगाए, उसको वो पैसे पे करने होते थे जो टैक्स उस पर लगाया जा रहा था या लगाया जाता। तो बिकॉज ऑफ द टैक्स के कारण, कर के कारण, बायर विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़। इससे क्या होता था कि जो बायर्स होते थे उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे, वो करने पड़ता जो इम्पोर्ट करते वो टॉयज़ चाइना से। चाइनीज़ टॉय विल नो लॉन्गर बी एज ए चीप, और चाइनीज़ टॉय जो है वो बहुत समय तक के लिए चीप ना रह पाता। ठीक है, क्योंकि अगर टैक्स लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बायर्स आपसे ही तो वसूलेंगे, कंज्यूमर से ही तो वसूलेंगे, और ऑटोमेटिकली क्या होता, प्राइस जो होता है वो हाई हो जाता टॉय का वापस से। तो क्या होता कि इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। और अगर जैसे ही पैसा हाई होता इंडियन मार्केट के अंदर, इम्पोर्ट जो होता है वो चाइना से, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर, और इंडियन टॉय जो होते वो सफल हो जाते। ठीक है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है इम्पोर्ट करने पर, ये एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर्स का, व्यापार में रुकावट का। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेटअप। ये इसको बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक लगा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट कैन यूज़ अ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। गवर्नमेंट जो है इस तरह के ट्रेड बैरियर्स को, व्यापार के रुकावटों को यूज़ करती है ताकि वो इंक्रीज़ कर सके या डिक्रीज़ कर सके या रेगुलेट कर सके कि कितना फॉरेन ट्रेड होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार का, किस तरह का गुड्स हम मंगाएंगे और कितना मंगाएंगे। ये सारी चीज़ें हम, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी, कंट्रोल करती थी या यूज़ करती थी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड बैरियर्स का। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के बाद हमारी जो भारत की सरकार थी, हैड पुट अ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, उसने क्या किया, रोक टोक लगा दिए, रुकावटें लगा दी फॉरेन ट्रेड पे। ठीक है, जो विदेशी व्यापार होता था, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश जो होता था, इन सब पे रोक टोक लगा दिया। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये उस वक्त कंसीडर किया गया, देखा गया ज़रूरी, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे जो प्रोड्यूसर थे हमारे कंट्री के अंदर उनको, और जो भी फॉरेन कंपटीशन होता था उनके लिए, विदेश के जो भी कंपटीटर्स होते थे उनको रोकने के लिए या उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रोड्यूसर्स को, वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन ट्रेड
का ट्रेड बैरियर्स पुट कर दिए वहाँ पे। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप in the 1950 and 1960 and competition from import at that stage would not have allowed these industry to come up। जो इंडस्ट्रीज़ थी जो आई थी 1950-60 के अंदर, और जो कंपटीशन था, जो इंपोर्ट से हमारे इंडिया में कंपटीशन होता, वो उस स्टेज पे जो आज आ जाता, उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया उस इंडस्ट्रीज़ को कि वो यहाँ पर आए। दस इंडिया अलाउ इम्पोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम सच एज, इंडिया ने सिर्फ इम्पोर्ट करने के लिए उन्हीं ज़रूरत वाली चीज़ों पे केवल अलाउ किया, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों को ही बस इम्पोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया। Not all the developed countries during the early stage of development have been production to domestic producer through a variety of means। आप ये नोट करो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी या डेवलप कंट्रीज़ जो थी, ठीक है, वो ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, उनके अर्ली स्टेज पे क्या हुआ डेवलपमेंट के, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, हैज़ गिवन अ प्रोटेक्शन टू अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो हमारे घरेलू उत्पादक थे, उनको प्रोटेक्शन दिया थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन, उनको विभिन्न प्रकार के माध्यम से उनको प्रोटेक्शन दिया हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। जब हमारे डेवलप कंट्री का अर्ली स्टेज था, स्टार्टिंग पॉइंट था, उस वक्त स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी, जो हमारा 1991 में स्टार्टिंग अराउंड मीन्स 1991 के आसपास क्या था कि कुछ जो हमारे पॉलिसीज़ से रिलेटेड कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, मतलब पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस की गई, वर मेड इन इंडिया के अंदर। द गवर्नमेंट डिसाइड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस टाइम पे कि जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं वो इंडिया के अंदर compete करेंगे विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे अराउंड द ग्लोब, उनसे compete करेंगे। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर, उन्होंने ये महसूस किया, फील किया कि कंपटीशन जो है हमारे प्रोड्यूसर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुधारेगा विद इन द कंट्री के अंदर। सिंस दे वुड हैव इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उससे क्या हुआ कि उनको अभी भी अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना था। दिस डिसीजन हैज़ सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिसीज़न था, ये जो भी लिया गया था, वो सारी चीज़ें क्या हुई, सपोर्ट की गई एक पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट, और जो बैरियर्स लगाया गया था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, बड़े पैमाने पे काफ़ी हद तक उसको हटा दिया गया। दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजली, इसका मतलब ये था कि अब आप किसी भी गुड्स को ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनी कुड सेटअप अ फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हेयर, और जो हमारी फॉरेन कंपनीज है वो ईजिली फैक्ट्रीज और ऑफिस को यहाँ पे सेटअप कर सकती हैं इंडिया के अंदर। रिमूविंग अ बैरियर्स ऑन रेस्ट्रिक्शंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? Removing barriers or restrictions set up by government is what is known as a liberalization। liberalization को वो कहते हैं जब हम बैरियर्स को हटा देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किया जाता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू सेट किया गया रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, जो हमारी लिबरलाइजेशन है व्यापार को लेकर के, उसके साथ साथ बिजनेस आर अलाउड टू मेक अ डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और जो हमारी बिजनेसेस होती थी उनको भी क्या किया गया? अलाउ किया गया कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो क्या फ्रीली अपना चाहते हैं इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो आसानी से अपने मन के हिसाब से वो किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को वो ईजिली इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस लगाए देन बिफोर, एंड देयर इज़
देयर फोर सेट टू बी ए मोर लिबरल। इससे क्या हुआ कि अब उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक उनको लिबरल कहा गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया ना कि रोक टोक जो थे, टैक्स जो थे, वो सारी चीज़ें हटाई गई, कम की गई, रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया। तो इससे क्या हुआ कि सारी चीज़ें इजीली आप कर सकते हो, आप फॉरेन ट्रेड में इजीली कर सकते हो। तो देखिए WTO, ठीक है। अब ये बात आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा WTO का नाम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है और फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो हमारे विदेशी व्यापार हैं उनको बढ़ावा देती है, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 164 मेंबर नेशंस के हैं, मतलब 164 मेंबर्स हैं नेशन के, जिसमें से कि 160 जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, बाकी 4 जो हैं यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, मकाओ और ताइवान हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 64 स्टाफ्स हैं और इसको 1 जनवरी 1995 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। इसका पर्पस मेन यही था कि वो टैरिफ्स और बैरियर्स को, मीन्स टैक्सेस और जो भी रुकावटें थी उनको वो रिड्यूस करे, कम करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization। जैसा कि हमने देखा कि जो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट था, जो निवेश था, उसके ऊपर जो लिबरलाइजेशन हुआ वो इंडिया के अंदर सपोर्ट किया गया था बड़े पावरफुल, बहुत शक्तिशाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि जो सारी रुकावटें हैं फॉरेन ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो क्या है, हार्मफुल हैं, काफ़ी नुकसानदेह हैं। देयर शुड बी नो बैरियर, यहाँ पे किसी तरह का बैरियर्स नहीं होना चाहिए, रुकावटें नहीं होनी चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, जो भी व्यापार है कंट्रीज़ के बीच में वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी, हर कंट्री जो हमारी विश्व के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर है, उन सबको लिबरलाइज करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़, अपनी नीतियों को काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज करना चाहिए, फ्री करना चाहिए। World Trade Organization is one such organization who aim is to liberalize international trade। WTO जो थी वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करे। ठीक है, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द, उसने स्टार्ट किया, पहल की, ऑफ द डेवलप कंट्री से उसने स्टार्ट किया, पहल किया। WTO इस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशेस करती थी रूल्स जो रिगार्डिंग होते थे हमारे विदेशी व्यापार से लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर के, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और ये भी देखती थी कि ये सारे रूल्स जो है वो उन सारी रूल्स का जो है वो ओबे किया जाए, पालन किया जा रहा हो। अबाउट 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ द WTO। जैसा कि देखिए बुक में तो दिया है 160 कंट्री वर्ल्ड जो है वो मेंबर्स हैं, बट ये 4 जो कंट्री मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन, हांगकांग और मकाओ और ताइवान, ये भी जो है वो अब मेंबर्स हैं हमारे WTO के। थ्रू WTO इज सपोज टू अलाउ अ फ्री ट्रेड। जो WTO है वो अलाउ करता है हमारे फ्री ट्रेड को फॉर ऑल, सभी के लिए। इन प्रैक्टिसेस इट इज़ सीन दैट द डेवलप कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर। इससे ये दिखता था कि जो हमारी डेवलप कंट्री है वो गलत तरीके से जो व्यापार में रुकावट है उसको रख रही थी। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स, और दूसरी तरफ जो WTO थी वो उसके रूल्स फोर्स करते थे डेवलप कंट्रीज़ को कि वो रिमूव करे अपने जो भी बैरियर्स उन्होंने व्यापार के ऊपर लगाए थे, रोक टोक लगाए थे उनको। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करेंट डिबेट। इसका जो एग्जाम्पल था वो करेंट डिबेट था ऑन अ ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बहस हुआ था, डिबेट हुआ था।
तो आइए देखते हैं डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो हमारी डिबेट की गई थी ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो बल्क में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जीडीपी, और जो हमारी जीडीपी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन था इंडिया के अंदर वो उसको प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट। कंपेयर दिस टू अ डेवलप कंट्री, आप इसको कंपेयर करो किसी डेवलप कंट्री के, जैसे कि यूएसए विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, जिसका कि शेयर है एग्रीकल्चर के अंदर जो उसका जीडीपी है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1% एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, और उसका जो शेयर टोटल एम्प्लॉयमेंट में है और टीनी 0.5% है। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, और इससे क्या है कि बहुत छोटे परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो बहुत कम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं वहाँ पे यूएसए के अंदर, रिसीव मैसिव सम ऑफ मनी, जो कि रिसीव करते हैं काफ़ी हद तक में से बहुत बड़ा सम ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट के थ्रू फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, ताकि वहाँ के लोग ज़्यादातर बहुत कम लोग इंगेज हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू उनको बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा मिलता है ताकि वो गवर्नमेंट की तरफ प्रोडक्शन का काम करे गवर्नमेंट के लिए एंड एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्रीज़ के लिए ताकि प्रोड्यूस करके। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है जो कि वो रिसीव करते हैं, यूएस फार्मर कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस। यूएस फार्मर जो होते हैं वो सेल करते हैं फार्म के प्रोडक्ट्स को काफ़ी एबनॉर्मल लो प्राइस पे। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट एट लोअर प्राइस। साथ ही साथ जो सरप्लस फार्म के प्रोडक्ट बचते थे वो क्या करते था, वो दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में कम प्राइजेज में बेच देते थे। एडवर्सली अफेक्ट अ फार्मर इन दिस कंट्रीज, उससे क्या होता था कि उल्टे ढंग से जो सारे फार्मर्स होते थे वो अफेक्ट हो जाते थे इन कंट्रीज़ के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप कंट्री गवर्नमेंट, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने डेवलप कंट्री के गवर्नमेंट से ये पूछा कि वी हैव रिड्यूस अ ट्रेड बैरियर्स एज पर डब्ल्यूटीओ रूल, जैसा कि हमने ट्रेड बैरियर्स रोक टोक जो थे व्यापार को लेकर के वो हटा दिए जो कि डब्ल्यूटीओ के रूल के मुताबिक था। बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल ऑफ डब्ल्यूटीओ, बट तुमने तो रूल्स को इग्नोर कर दिया डब्ल्यूटीओ के। एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर, और तुमने कंटिन्यू किया अपने फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हद तक पैसा देने का। यू हैव आस्क अवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग अवर फार्मर, तुम गवर्नमेंट से कहो कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करना बंद करे, बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ, पर तुम ये खुद के लिए कर रहे। इज़ दिस फ्री एंड फ्री ट्रेड, और उसने पूछा कि क्या यही फ्री और फ्री ट्रेड है। तो ये इस तरह का डिबेट वहाँ पे किया गया। एक टिपिकल कॉटन फार्म है यूएसए में जो कि कंसिस्ट करता है 1000 ऑफ एकड़ ज़मीन को, जो कि ओन बाय अ ह्यूज कॉरपोरेशन, एक बड़ी कॉरपोरेशन के की है जो ये कॉटन की टिपिकल कॉटन फार्म है। दैट विल सेल कॉटन अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस, जो कि कॉटन बेचती है अब्रॉड में एक कम पैसे में। तो ये एग्जांपल दिखा रहा है कि मतलब उसने डब्ल्यूटीओ का कोई रूल फॉलो नहीं किया और कम पैसे में लोगों को बेच, तो इससे क्या होता है अदर मार्केट्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के अंदर। इन द लास्ट 20 ईयर, पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। इंडियन इकॉनमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन जो है वो लंबे समय में आया। विच हैव बीन इट्स इफेक्ट ऑन देयर लाइफ ऑफ पीपल, जिसका कि इफेक्ट पड़ा पीपल्स पे, लोगों पर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंस, चलिए आइए कुछ एविडेंस यहाँ पर देखते हैं, कुछ सबूत देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर। ग्लोबलाइजेशन और जो ग्रेटर कंपटीशन था वो प्रोड्यूसर्स के बीच में, बोथ लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर जो थे उनके बीच में, हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, इसका एडवांटेज कंज्यूमर को मिलता था। पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया, जो
ये पर्टिकुलरली उस सेक्शंस में होता था जो अर्बन एरिया के अंदर संपन्न होते थे, वेल ऑफ होते थे। देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर हु नो इन्जॉय इम्प्रूव क्वालिटी। ये एक अच्छी बड़ी चॉइस होती थी उन कंज्यूमर्स के लिए, बिफोर दीज कंज्यूमर्स, उन कंज्यूमर्स के लिए हु नाउ इन्जॉय, जो अब इन्जॉय कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी एंड लोअर प्राइस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी के चीज़ों को। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे, इसका रिजल्ट हुआ कि आज के समय में जो लोग थे इन्जॉय मच हाइयर स्टैंडर्ड, वो इन्जॉय कर रहे थे अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देन वॉज पॉसिबल अर्लियर, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स एंड workers, the impact of globalization has not been uniform। और जो प्रोड्यूसर्स और वर्कर थे उनके बीच में जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब एक समान नहीं था। फर्स्टली एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। पहले क्या हुआ कि एमएनसी ने अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया इंडिया के अंदर ओवर द पास्ट 20 ईयर, जो पिछले 20 साल पहले, विच मीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। इसका मतलब था कि उनका जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडिया में किया वो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, बेनिफिशियल था उनके लिए। एमएनसी हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज अ सेल फोन। मल्टीनेशनल कंपनी जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी उन इंडस्ट्रीज़ में जो कि सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज, जो कि बैंकिंग थी अर्बन एरिया के अंदर। उन सारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट एमएनसी कंपनी ने दिखाई, मल्टीनेशनल कंपनी ने। दीज प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी लार्ज नंबर में थे, उन संपन्न जो वेल ऑफ थे बायर्स उनके पास। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड। इन इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में क्या हुआ कि नए नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुए। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल, साथ साथ जो लोकल कंपनीज थी वो हमारी क्या करती थी, रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी इंडस्ट्रीज़ को, जो कि प्रॉस्पर्ड होते थे, जो संपन्न होते थे। ठीक है, फाइनली द ग्लोबल लाइफस्टाइल यू आर ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। तो क्या हुआ, अब जो है वो फाइनली क्या था, लाइफस्टाइल्स वो हो गए थे जो हम पहले ड्रीम किया करते थे। फिर ये क्या है, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश था, उसके तरफ कुछ स्टेप्स ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग अ स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आज के समय में रिसेंट ईयर में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, वो एक स्पेशल स्टेप्स मीन्स अच्छे कदम उठा रही है कि वो अट्रैक्ट कर सके उन फॉरेन विदेशी कंपनियों को कि वो आए इंडिया में और इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमारी इंडस्ट्रियल जोन थी उसको हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, आर बीइंग सेटअप, जो कि सेटअप किया गया है। सीज आर हैव टू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, इसमें अंदर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। कंपनी हु सेटअप प्रोडक्शन, जो कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन सेटअप कर रही है, यूनिट इन द सीज डू नॉट हैव टू पे, उनको पे नहीं करना होता था टैक्स फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो उनका स्टार्टिंग का 5 साल का पीरियड होता था सेटअप करने के बाद, वहाँ पे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ। गवर्नमेंट उनको उनके लेबर लॉ में जो अट्रैक्ट करना था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की। यू हैव सीन इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा, दैट द कंपनी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो कंपनी होती थी, हैव टू ओबे अ सर्टेन रूल, उनको पालन करना होता था कुछ रूल्स को, दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने वर्कर्स के राइट को। इन द रिसेंट ईयर, आज के समय में जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है कंपनी को कि वो इग्नोर करे मैनी ऑफ दीज, इन सारे रेगुलेशंस, रूल्स को। इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ वर्कर, बल्कि आप उसके बजाय आप हायरिंग करो वर्कर्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस पे कंपनीज हायर वर्कर, कंपनीज जो हैं वो वर्कर्स हायर करती हैं फ्लेक्सिबली
छोटे टाइम पीरियड्स के लिए, शॉर्ट पीरियड्स के लिए, व्हेन देयर इज़ अ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रेशर होता था, दबाव होता था काम का। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर, इससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ लेबर कम होता था कंपनीज़ का। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, जब अगर वो तब भी नहीं सेटिस्फाइड होती थी तो फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। फिर क्या हुआ कि फॉरेन कंपनी, जो विदेशी कंपनी थी, वो डिमांड करने लगी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का लेबर लॉ के अंदर। नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। देन उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो कंपनीज थी वो मतलब रेडी हो गई, तैयार हो गई कि वो इन्वेस्ट करेगी। पहला आपने जैसा कि पीछे देखा ना कि किस तरीके से जो हमारी एमएनसी कंपनी इंक्रीज़ की अपने इन्वेस्टमेंट का इंडिया के अंदर पास्ट 20 सालों में, और उसने बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट्स भी पाए, और एमएनसी जो थी इंटरेस्टेड थी इंडस्ट्रियल, सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने में। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनी, जो हमारी और टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं, हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन, उसको भी फ़ायदे मिले इस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से। दे हैव इन्वेस्टमेंट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया नई नई टेक्नोलॉजीज़ में और प्रोडक्शन मेथड्स में। एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, उन्होंने अपने प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को, निर्माण के जो स्टैंडर्ड थी, लेवल थी, उसको भी बढ़ा दिया। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, कुछ ने फ़ायदा पाया एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन मीन्स कि फॉरेन कंपनी के संग मिल करके अपने काम को मतलब संगठन किया, फॉरेन कंपनी के साथ विदेशी व्यापार जो कंपनियां थी उनके साथ संगठन करके गेन पाया, फ़ायदा पाया। मोर एवर द ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल एज सम लार्ज कंपनीज, जो ग्लोबलाइजेशन था वो सक्षम हुई कुछ लार्ज इंडियन कंपनीज़ के लिए, ताकि वो इमर्ज कर सके, मिल सके किसके साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के अपने साथ मिला सके, जैसे टाटा मोटर ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस आईटी के साथ, रेनबैक्सी मेडिसिन, एशियन पेंट्स, स्टैंडर्ड, सुंदर राम फास्टनर, नट्स एंड बोल्ट्स, ये सारे क्या थे, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ गए थे। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, जिन ये सारी कंपनियां थी इंडियन कंपनी जो कि स्प्रेड कर रही थी अपने काम को, ऑपरेशंस को पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में तेज़ी से उन्होंने स्प्रेड किया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्लोबलाइजेशन जो थी वो साथ में नई नई अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कंपनीज़ के लिए क्रिएट करती थी, लाती थी। प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी, उन सारी कंपनी जो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व थी आईटी कंपनी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, इंडियन कंपनी जो थी वो मैगजीन प्रोवाइड करती थी लंदन के लिए, फॉर बेस्ड लंदन बेस्ड कंपनी जो कि जो एक लंदन बेस्ड कंपनी थी उसको मैगजीन प्रोवाइड करती थी। एंड कॉल सेंटर आर सम एग्जांपल्स, और इसी तरीके से कॉल सेंटर्स भी थे जो कुछ एग्जांपल्स थे। बिसाइड अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डेटा एंट्री, जो होस्ट ऑफ सर्विसेज थे उनके जो डेटा एंट्रीज, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग टास्क, इंजीनियरिंग, ये सारे क्या थे, नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज, जो कि सस्ते में कंट्रीज़ के अंदर होता था, जैसे कि इंडिया के अंदर। एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप कंट्रीज़, और इसको फिर क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।